संगीत जी, जो लगातार चीज़ें उठ रही थी कि इस बार जो एक बड़ा मुद्दा रहा है वह हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि बंगाल में लोग जो हैं वो धर्म को लेके उतना ज़्यादा अलाइन नहीं होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनका कंसोलिडेशन नहीं होता है। लेकिन इस बार क्या ऐसा हो गया कि बंगाल में हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ और एक मुश्त हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चले गए? देखिए, इसका बहुत सीधा साधा कारण है। मैं बार बार यहाँ पर कहता था, हालांकि ये डिस्कशन में कोई चैनल करता नहीं था, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया, उन्होंने बंगाली अस्मिता और बंगला संस्कृति दोनों को झकझोर दिया। जो बंगाल का, जिसे भद्र मानुष लोग कहते हैं, अर्बन एलिट कहते हैं, उनको भी लगा कि हम किस छद्म सेकुलरिज्म में जी रहे हैं। यहाँ 33% मुसलमान डिक्टेट कर रहा है, टर्म्स कर रहा है। आपने देखा क्या, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जा रहा था, लेकिन बंगाल में हिंदू सड़क पर नहीं उतर पा रहा था। ममता बनर्जी उतरने नहीं दे रही थी, जिस प्रकार का प्रोटेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो जो अधिकांश लोग जो बांग्लादेश में मारे जा रहे थे वो तो बंगाली ही थे। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर कत्लेआम हो रहा था, एक हिंदू साइकी को झकझोरा कि क्या हम लोग जो अब तक करते आए हैं वो क्या सही है, क्या ममता को जिताने का मतलब है बंगाल का पूरी तरीके से इस्लामीकरण कर देना। और मैं बार बार अपने टेलीविजन चैनल पर डिबेट में कहा करता था कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हिंदुओं को पश्चाताप करना पड़ा और भागना पड़ा था, एक समय आएगा यदि बंगाल का हिंदू नहीं चेता, बंगाल का हिंदू कंसोलिडेट नहीं किया, बंगाल का हिंदू अपने आप को संगठित नहीं किया, तो बंगाल के हिंदुओं की भी वही दुर्दशा होगी जो कश्मीर के अंदर पंडितों की दुर्दशा हुई थी। क्योंकि आप देखेंगे कि मुझे याद है 1998 में मैं एक टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ा था, वो बैक टू बैक एक राष्ट्रीय अखबार में उन्होंने लेख लिखा था। टीवी राजेश्वर जो है वो बंगाल के गवर्नर थे, आईबी के डायरेक्टर थे। उन्होंने लिखा था बड़े कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाके के जितने हिंदू हैं वो सब औने पौने दाम पर अपने घरों को बेच करके, खेतों को बेच करके, जमीन जायदाद बेच करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के वहां के पूरी बंगाल की डेमोग्राफी जो है, बॉर्डर एरियाज की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। और उनको समर्थन कौन दे रहा है? पश्चिम बंगाल की सरकार, उस समय वामपंथी सरकार थी, वो दे रही थी। पश्चिम बंगाल के मुसलमान समर्थन दे रहे थे। उनके लिए वोटर आईडी बनाना, राशन कार्ड बनाना, तब आधार कार्ड वगैरह की चीजें नहीं थी, इसलिए वो कर रहे थे कि उनको लगता था कि यदि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी राजनीतिक वजूद बढ़ेगा, हम सत्ता पर काबिज हो सकेंगे, हम सत्ता को दबा सकेंगे और हम अपने मन मुताबिक हम काम कर सकेंगे। तब से मुझे ये डर जो है वो दिमाग में लगा हुआ था और मैंने कई ऐसे रिपोर्ट पढ़े जो दिल को दहलाने वाली थी। मुझे लगता था बंगाल कहीं भारत के हाथों से गुजर। और मैं जितने भी टेलीविजन डिबेट्स होते थे, सारी चीजों पर हम टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट की बात हम जिक्र करते थे। सारी डिबेट में हम जनरल एसके सिन्हा के रिपोर्ट की बात करते थे। हम सारी एक बीएसएफ के बॉर्डर के लेफ्ट एक बहुत बड़े अधिकारी थे जिन्होंने बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन पर काम किया था, उसका जिक्र करते थे। हम हमेशा जो है वो हितेश्वर साकिया की बात करते थे, शिव प्रकाश जायसवाल की बात करते थे, इंद्रजीत गुप्त जो होम मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी लेकिन रोजाना तो आप ही आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से। बिल्कुल, आपने लगातार, मैंने देखा कि हर जगह पे इंडिया टीवी पे आपने लगातार यही बात उठाई थी। बिल्कुल, लेकिन बात होती है बताना, आप तो बता रहे थे, लेकिन ये जो जगाने का काम हुआ, ये जगह कैसे, क्या किस तरह से आपको लग रहा है कि जो आंकड़े आए हैं, अगर हिंदू वोट एक मुश्त हुआ है तो आखिरकार बंगाल में किसने काम किया? बीजेपी ने किस तरह से इसको किया कि 2021 में नहीं हो पाया, 24 में नहीं हो पाया? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं होता। 2021 में भी हुआ था, लेकिन जिसे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं होना है। इस बार अमित शाह ने बंगाल में ये सुनिश्चित किया, चुनाव आयोग ने कहूँगा, चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि हम बंगाल को चुनावी हिंसा से मुक्त करेंगे, हम डर और भय से मुक्त करेंगे। पत्रकारों का एक बहुत बड़ा बौद्धिक गिरोह इस देश में काम करता है। मैं उसे पत्रकारों का वामपंथी लिबरल इस्लामिस्ट गिरोह बोलता हूं। जो ये वामपंथी इस्लामिस्ट गिरोह जो है वो बार बार ये कह रहा था कि चुनाव आयोग ने ये कर दिया, वहां ये कर दिया। चुनाव आयोग
फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कुछ कर सकता था गया। आपको क्या है, ध्यान जरा दीजिए कि पिछली बार जब 82 और 84%, 87% मतदान हुआ था, 90 लाख वो जो वोट कटे, वो उसमें बहुत सारे लोग जिंदा नहीं थे, जो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उनका छापा वोट जो है वो पड़ता था। छापा वोट उनके अब्सेंस में भी पड़ जाता था, तो स्वाभाविक है ये सारे कौन वोट डालते थे, गुंडागर्दी का ही वोट हुआ करता था। लोगों को डर और भय से नहीं बूथ तक जाने दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो होते थे उनको बूथों तक नहीं आने दिया था। इसके बावजूद 38% हिंदू आकर के वहां वोट करता था। मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन बंगाल फ्री फेयर इलेक्शन को जाएगा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के वहां के मौजूद रहने से भयमुक्त किया गया, और जो अमित शाह जी ने बार बार कहा कि हम जो गुंडागर्दी करेगा हम उसको उल्टे लटका करके सीधा कर देंगे। अच्छा। ये सब चीजें काम की। जमीन पर जो हिंदू मतदाता था, जो डरा हुआ था, आपने देखा ना फाल्टा पे कैसे हिंदू लोग आज से पहले कभी आपने देखा था कि हिंदू लोग जो है वो सड़कों पर उतर करके आए और प्रोटेस्ट करें कि हमको वोट नहीं देने दिया गया, और चुनाव आयोग ने उस पूरे चुनाव को ही कैंसिल करके दोबारा अब चुनाव की घोषणा कर दी है। आपको क्या लगता है कि गांवों के अंदर इस प्रकार का टेरराइजेशन जो है नहीं करती थी? पहले भी करती थी, 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी इससे बेहतर करती, लेकिन उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि टीएमसी के गुंडों ने होने नहीं दिया था। नहीं, आप देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला कि यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस चली गई, लोगों के अंदर से भय निकल गया। लेकिन ये तो अपनी जगह है कि लोगों को इतना मौका मिला कि अपने हिसाब से वोट करें। लेकिन बंगाल के अंदर एक चीज बदलाव हमने भी देखा कि एक तरफा हिंदू वोट का बीजेपी की तरफ मुड़ना, उसकी एक दो वजह हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहां पर बीजेपी ने इस बार जय श्री राम से ज्यादा जय मां दुर्गा भी बोला, ठीक है, साथ ही साथ मां काली का भी नाम लिया गया। तो कहीं ना कहीं क्या जो बंगाल में हिंदुत्व, और प्रधानमंत्री मोदी जब गए कृष्णानगर मायापुर के इलाके में, तब जाकर उन्होंने भगवान कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी जिक्र किया। तो क्या कोशिश ये की गई कि बंगाल में जो हिंदुत्व के, आप कह सकते हैं कि एक पहचान है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, क्या इनको साथ लाया गया? और जय श्री राम को जो बार बार बताया जाता था कि वो कहीं ना कहीं बाहरी है, एक बीजेपी का नारा है, दूसरे बाहर के लोगों का नारा है, उसको कार्ड बनाया गया? एक बात मैं बताऊं, ये वेस्टर्न जो है ना नैरेटिव है। एक बहुत बड़े लेखक थे हैंसन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदू नेशनलिज्म पर। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल इसलिए नहीं पाई कि बंगाल के प्रमुख देवता राम नहीं है। अब उनको कैसे पता कि राम ने भगवती की ही आराधना की थी रावण को मारने के लिए? तो उनको सुन लीजिए, नहीं तो भौतिक बात है ना। नहीं, भौतिक नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम है, ये मैं नैरेटिव इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनको ये भी नहीं मालूम है कि भारत को शक्ति क्षेत्र में बांटा गया है। वैष्णव क्षेत्र है, शैव क्षेत्र है। जो सदर्न इंडिया में अब चले जाएंगे तो वो शैव क्षेत्र माना जाता है। उत्तर में आप चले जाएंगे, यदि कश्मीर चले जाएंगे तो वो शैव क्षेत्र है। यदि आप गुजरात चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं तो ये वैष्णव क्षेत्र माना जाता है। और जो आसाम है, बंगाल है, उड़ी, ये शक्ति क्षेत्र माना जाता है। तो इसलिए वहाँ शक्ति और ये दोनों में बड़ा अंतर हम नहीं देखते हैं, अपने वांग्मय की दृष्टि से कहते हैं और प्रतीकों की दृष्टि से ही। आखिर दुर्गा पूजा की जाती है तो वहाँ राम है या नहीं है? भगवती दुर्गा की ही तो आराधना की थी राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। बीजेपी ने किया ना काम इसमें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बात है, एक फैक्टर है। इसके अलावा कौन से फैक्टर इसके मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वहां का डर, हिंदुओं में डर कि यदि मुस्लिम तुष्टीकरण इसी प्रकार से होता रहा और जो ममता कर रही है तो बंगाल हिंदुओं के हाथ से आने वाले दिनों में निकल जाएगा। और ये बार बार, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आसाम के अंदर हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि हमको मियाओं का वोट नहीं चाहिए। आपको देखिए, जीत के लिए आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए, दुविधा में नहीं होने चाहिए। एक आंख आपकी सूर्य पर हो और दूसरा आंख आपके दुश्मन पर हो, ऐसे में आप निशाने पर दुश्मन को ठीक से आप नहीं ले सकते हैं। कृष्ण ने बहुत अर्जुन जयद्रथ वध के समय यही कहा था कि तुमने अपने आप को कंफ्यूज कर लिया है। एक आंख तुम्हारा इतना प्रतिज्ञा में बांध लिया है कि एक आंख तुम्हारे सूर्य पर है और दूसरा जयद्रथ की ओर ढूंढ रहा है। तो इसमें आपने है ना डिविलिटी हो जाता है। लेकिन सर, इसको थोड़ा बांट के चलते हैं, क्योंकि
हम हिंदू वोटों को लेकर बात करें कि बंगाल में हिंदू वोट किस तरह से एक तरफा पड़े, तो आपने तो एक मोटे तौर पर समझा दिया कि बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है, क्या कारण रहे। आपने बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया, तो महत्वपूर्ण था। अब जरा नॉर्थ बंगाल चलते हैं, उसके बाद हम इस इलाके में साउथ बंगाल में आएंगे, बंगाल में आएंगे, साउथ बंगाल में एक बार सीमांचल में जाएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे पूरा दक्षिण बंगाल और जो कोलकाता के आसपास का इलाका है। उत्तर बंगाल की अगर बात करते हैं, जहाँ पर घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है और वहाँ पर पोलराइजेशन काम करता है, तो इस बार बीजेपी के लिए भी मुझे लगता है उतना दिक्कत इस इलाके में नहीं हुई होगी। और जो वोट बटे हैं मुर्शिदाबाद और मालदा में, क्या वो भी कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा है कि हिंदू वोट कॉन्सोलिडेट हो गया और मुस्लिम वोट बढ़ गया? देखिए, मुझे नहीं लगता है हिंदू वोट, पिछली बार भी जो मुस्लिम वोट जो है, जो डेटा बता रहा था कि एक बार इस पर बड़ी बहस भी हुई थी, एक चैनल पर बात हुई थी, जब मैंने कहा था कि जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने 90% वोट किया था, तो उन्होंने कहा था कि ज़रा पढ़ लिख करके आइएगा, 75%। एक्चुअली वो 75% नहीं था, 90% के आसपास ही था। 90% में 75% वोट जो है वो टीएमसी को गया था, और ये जो 15% वोट है वो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को गया था। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि स्प्लिट नहीं करता था, भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं, कुछ भी नहीं आता था। इस बार के भी ये में लेफ्ट को लगता था कि हम थोड़ा सा गेन करेंगे, कांग्रेस पार्टी को लगता था कि से उनके साथ मुसलमान आएंगे। आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी। याद कीजिए कि लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, अधीर रंजन जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया था, एक बाहरी आदमी गुजरात से आता है, यूसुफ पठान, और मुसलमान उसके पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। तो आप ये देखिए, ध्यान में रखिए कि मुसलमान उसके प्रति जाकर के खड़ा हो जाता था जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए थी, जिसको लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। मैं रोकना चाह रहा हूं क्योंकि एक अपडेट आया है, हम दर्शकों को ही बता दें। कांटे की टक्कर हो रही है सर, ठीक है, अब दो लोगों के बीच में। मैं बता दूंगा, कांग्रेस पार्टी और नोटा के बीच 2 मिनट में तो कांग्रेस पार्टी खत्म है ना। मैंने कहा तो अभी एक चैनल पर एक कांग्रेस से बड़े एक जुड़े हुए पत्रकार थे, नाम उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव ऐसे ऐसे कांग्रेस लड़ रही थी। मैंने कहा हाँ, बहुत प्रयोग किया है कांग्रेस पार्टी में, जो है वो जाकर के बहुत लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी बहुत लड़ाई लड़े वहां जाकर के, बहुत सभाएं की, प्रियंका गांधी। कांग्रेस जमीन पर थी ही नहीं। और राहुल गांधी एक सभा में जाकर के क्या कह रहे हैं, आप उनके भाषण जरा सुनिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से लड़ कौन सकता है, मैं लड़ सकता हूं। ममता को देखा क्या आपने कभी? उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुआ? मेरे खिलाफ 34 एफआईआर हुआ पड़ा है। अरे भाई, 34 यदि गलतियां करोगे, क्रिमिनल केसेस करोगे, तो 34 एफआईआर होंगे ही होंगे। ममता बनर्जी के खिलाफ न होना और ममता एफआईआर होना, इस दोनों का कोई मतलब नहीं है। एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। राहुल जी का नाम लिया, तो राहुल जी का सिर्फ एक वीडियो आया था, आपको याद है? बिल्कुल। तो दर्शकों को आपको याद होगा कि राहुल जी ने वहां पर कोई प्रचार नहीं किया, सिर्फ उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि बीजेपी को लाने के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। नहीं, राहुल जी भी बहुत कम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा में राहुल जी के योगदान को कभी आप कम नहीं है। वो जितना जब आरएसएस को गाली देते हैं, तो संघ का स्वयंसेवक जो शाखा नहीं भी जाता था, वो अपनी खाकी निकर ढूंढना शुरू कर देता है शाम में कि कहाँ रखा गया था, और वो झाड़ करके यदि धूल भी लगी होती है ना, तो अगले दिन वो शाखा में आ जाता है। तो राहुल जी के कंसोलिडेट करता है ये आदमी जिसको ना भारत के इतिहास की समझ है, ना संस्कृति की समझ है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रोज गाली देता है, संघ परिवार को रोज गाली देता है, हिंदू परिवार को, हिंदू समाज को रोज गाली, हिंदू सभ्यता को रोज गाली देता है। उस आदमी होता क्या है, लेकिन सर सारा हिंदू अपनी गलतियों के बीच में भी, मनमुटाव को भी भूल करके सब एक साथ खड़ा हो जाता है। तारीफ की देखिए राहुल जी की, आपने कहा है कि राहुल जी की वजह से कई लोग जो अपनी निकट टांग के रखते थे, वो भी अब निकर पहन मैंने कहा ना, तारीफ की है ना, मैंने वो इसे तारीफ कहें, समझ लें, तंज समझ लें, लेकिन जब आप नाहक हिंदू समाज पर दोष आरोपण करेंगे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट हो, इसलिए आप रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उठ सूट करके आप गाली देंगे। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अकेला संगठन है जो देश के और राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है। अपनी पूरी यात्रा में 100 साल की यात्रा में सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। संघ की क्या भूमिका रही बंगाल चुनाव में? और बहुत शानदार, क्योंकि हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में, और खासकर मैं जैसे क्षेत्र जरा बताता हूं सर आपको, ये बर्धमान का क्षेत्र हो गया, बीरभूम, बांकुरा, उसके बाद झारग्राम और जो पश्चिम मिदनापुर का इलाका, ये क्योंकि यहाँ पर सर एक मुश्त जो हिंदू वोट गए हैं,
तो यहाँ पर संघ ने किस तरह से काम किया, क्योंकि यहाँ पर बड़े तादाद में जनजातीय लोग भी रहते हैं। देखिए, आर्मी चलती है ना, हाँ। तो एक बटालियन ऐसा होता है ना जो माइंस को हटाते रहता है, ठीक है, ताकि जो है वो जमीन पर कब्जा करना है ना, तो इन्फेंट्री के लिए एक ऐसा दल भी होता है जो पहले माइंस को हटा देता है। अच्छा, मैं बताया तो आप जो अभी बताने जा रहे हैं संगीत रागी जी, उसको सुनिएगा, क्योंकि जिस इलाके का मैंने जिक्र किया, इस इलाके में एक मुश्त हिंदू वोट पड़े हैं बीजेपी की ओर, और उसके लिए संघ ने बहुत मुझे लगता है धरातल पे जगह काम किया। किस तरह से काम किया पिछले 2021 और 2026 इसके बीच में आप देखेंगे कि संघ की शाखाएं कितनी बड़ी, हजारों शाखाएं बढ़े हैं संघ में, और संघ ने जमीन पर काम करा है। संघ को कोई जिसे कहते हैं ना दिखाने, या जैसे हम लोगों का ममत्व हो सकता है टेलीविजन पर दिखें, थोड़ा खबरों में छपे रहें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी होता है, लेकिन संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों का हमेशा ये ध्यान रहता है कि पृष्ठभूमि में ही वो काम करें। आपको यदि दिल्ली चुनाव का यदि ध्यान हो तो संघ ने हजारों बंगाल का जो मॉडल था वही दिल्ली का जो मॉडल था वही बंगाल का मॉडल था। घर एक छोटी छोटी टुकड़ी ग्रुप बना करके घरों तक जाना, व्यक्तिगत तौर पर उनसे संपर्क करना, और प्रतिदिन संपर्क करना, सुबह से शाम तक कई टोलियां हैं और उनके संपर्क अभियान चल रहे हैं। मतदाता जागरण अभियान, क्यों आपको जागरूक कर रहे हैं हम? भारत के लिए खतरे क्या हैं, बंगाल के लिए खतरे क्या हैं, बंगला की संस्कृति के लिए खतरे क्या हैं, ये आप देखिए, इसको समझिए। जो बाकी नेता आपको नहीं समझा सकता था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्होंने जाकर के उनके अंदर देश प्रेम, हिंदुत्व के प्रति क्या आपकी जिम्मेदारी है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति क्या आप जिम्मेदारी है। बंगाल का चुनाव पर आपको ध्यान में होगा कि BL संतोष जी ने कहा था कि हम बंगाल का चुनाव एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है मेरे लिए, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति के बचाने की लड़ाई है। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे शब्दों में कहा था, यही बात अमित शाह जी ने दूसरे शब्दों में कहा था। शब्द के अलग थे, मुहावरे अलग थे, वाक्य अलग था, लेकिन संप्रेषण का जो मूल बिंदु था वो यही था कि बंगाल नहीं, पूरे भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई के लिए हम बंगाल में हैं। जय श्री राम को लेके हमने देखा कि किस तरह से दीदी का एक रवैया रहा है, ठीक, और ये बात 2021 में भी भली भांति उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो हिंदू वोट है और हिंदू मतदाता जो बंगाल में है, या फिर आप कह सकते हैं हिंदू जो भद्र लोग जिन्हें कहा जाता है, जो पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, जिनका धर्म के साथ जुड़ाव तो है संस्कृति के लिहाज से, लेकिन वो वैचारिक रूप से धार्मिक मतभेद नहीं रखते हैं किसी के बीच में। अब उनको अपने पाले में लाने के लिए क्या ये माँ दुर्गा, माँ काली का जिक्र करना अपने सभाओं में, एक स्ट्रैटेजी थोड़ी तो बदली गई होगी ना? नहीं तो हिंदू वोट कैसे शहरों में, क्योंकि मैं अब क्रॉस कर रहा हूँ ना, कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में आ रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हिंदुओं की तादाद है, लेकिन अच्छी खासी तादाद उनकी भी है जो वाइट कलर जॉब करते हैं, और बहुत ज़्यादा जिनका कम्युनिस्ट की तरफ झुकाव रहा है। लेकिन उसमें ये शिफ्ट कैसे लेकर आए, वो उन हिंदुओं में शिफ्ट कैसे आया? देखिए, बंगाल के लोगों का आज इंटरनेट का जमाना है, और ऐसा नहीं है कि उनमें शिफ्ट नहीं हुआ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे बड़े लीडर्स ने किस तरह से उनको, देखिए, क्या उनको लगता नहीं होगा कि एक बंगाल कभी ऐसा था? आप प्रेमचंद का बंगाल याद कीजिए, कोई नायक बिहार, उड़ीसा और ये मध्य भारत से भाग करके कहाँ जाता था? मुंबई नहीं जाता था, कलकत्ता। प्रेमचंद का हर नायक भाग करके गबन हो, गोदान हो, कहाँ जाया करता था? कलकत्ता जाता। क्यों जाया करता था? कलकत्ता एक सत्ता केंद्र तो था ही, अब ब्रिटिश जमाने में सत्ता का केंद्र था, लेकिन वो इंडस्ट्रियल हब भी था। भारत का इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल कैपिटल एक समय कलकत्ता हुआ करता था, मुंबई नहीं हुआ करता था। जितने भी हमारे ट्रेड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सारे के सारे आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट आप उस समय के आप ढूंढ लीजिए, उनका कलकत्ता के अंदर हुआ करता था। क्या पश्चिम बंगाल का जो व्हाइट कॉलर और पढ़ा लिखा आदमी आज देख नहीं रहा होगा कि बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुई, दर्द हुए? उनको लगता नहीं होना है कि यदि यही ट्रेंड चलता रहा 25 साल बाद हमारी माँ, बहन और बेटियों तक ये पहुँच आएगा, उनके हाथ और उनके जुबान जो और उनकी सारी बदतमीजियाँ जो है हमारी माँ बहनों के गर्दन तक पहुँच जाएगी, उनके बालों तक पहुँच जाएगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि तुम्हारे हाथ हमारी माँ बहनों के बाल तक पहुंचे, उससे पहले तुम्हें जो है राजनीतिक तौर पर खत्म कर देना बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल का हिंदू
बहुत दिन से अंगड़ाई ले रहा था। अब जागा 2021 के अंदर भी परिणाम इससे बेहतर होते यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, लेकिन इस बार ये सारी क्रेडिट मैं देना चाहूंगा, चुनाव आयोग बहुत धन्यवाद का पात्र है, सुप्रीम कोर्ट बहुत धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने इसमें इंटरफेयर नहीं करने दिया और चुनाव आयोग को अपने ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने दिया। और चुनाव आयोग को जो भी जरूरतें थी वो केंद्रीय जो गृह मंत्री थे उन्होंने सारी चीजें उन्होंने व्यवस्था की। जब व्यवस्था का जिक्र हुआ है तो देखिए संगीत रागी जी एक बार आंकड़े भी देख लेते हैं, 182 और 108। ये देखिए ना, हम लोग मेरा अपना आकलन था 170 175 का। आज तो आप टीवी का क्लिप उठा करके देखिएगा, मैं यही कहता था 170 175 हो सकता है, इतनी तक जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे लोगों का आकलन आता था और लोग कहते थे कि देखो तुम लोग 200 सीटें भी पार कर सकते हो। ये बहुत सारे ऐसे लोगों का, बहुत सारे हमारे बैचमेट जो IPS IAS वगैरह जो हैं वो हमारे बैच के लोग जो काम कर रहे थे वहाँ पर फील्ड में थे, जो ऑब्जर्वर के रूप में ये में करते थे, लगता है कि तुम लोग इस बार सरकार बना लोगे, ऐसा उनका आकलन था। क्योंकि डर का माहौल खत्म कर दिया था। लोग जाग करके लोग कहते थे वो मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे एक बड़े अब उनका जिक्र नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे जिक्र करने का जरूरी पड़ जाता है। एक्सिस माई इंडिया के उन्होंने कहा बंगाल में कोई बोल नहीं रहा है। अरे भाई 7 लोग नहीं बोल रहा है तो तुम्हें पता नहीं है कि ये 7 लोग कौन है? नहीं बोल रहा है तो डर से नहीं बोल रहा है। और वो किसको वोट किया होगा? वो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया होगा। आपको इतनी समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। और आपने भाई ये तो पूछना चाहिए कि किस डर से आपने एग्जिट पोल आपने नहीं दिखाया। आपको 2021 में वो डर नहीं दिखाई दे रहा था, 2024 में आपको वो डर नहीं दिखाई दे रहा था, आज आपको डर दिखाई देने लगा है। हैरान करता है ये चीजें। आप जिस भी कारण से हो, जिस भी कारण से, मेरा कहना है कि बंगाल बहुत साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यदि वहां पर एक स्वच्छ वातावरण में यदि चुनाव हो, डर और भय का TMC के गुंडे राज को हटा दें। इसलिए आपने देखा होगा कि वहां पर चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर थे उनसे 8000 प्रिवेंटिव अरेस्ट हुए थे। उनके ये कौन थे? ये गुंडे थे, ये मवाली थे, बदमाश थे, जिनका संरक्षण TMC का प्राप्त था, जिसका संरक्षण ममता बनर्जी करती थी और उससे बड़ा उनका गुंडा भतीजा किया करता था। देखिए, एक तो भय का वातावरण जो हटा दिया गया, सुरक्षा का वातावरण दिया गया, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है एक बार जो जनता के अंदर मानसिक तौर पे जो तैयार हो रहे होंगे या मानसिक तौर पे उनको जो चीज़ें लग रही होंगी कि परिवर्तन होना चाहिए। एक बार हम फिर से लौटते हैं, एक आपको याद होगा एक वाकया हुआ था मुर्शिदाबाद में, और मुर्शिदाबाद उस इलाके में आपको याद है कि किस तरह से एक हिंदू व्यक्ति को मार दिया गया था। उसके बाद जब यहाँ पर वक्फ बिल आया था, उसके बाद जो एक बवाल हुआ था सड़कों पर, जिस तरह से ये जो तस्वीरें आई थी ठीक बांग्लादेश के आसपास आई थी, आपको याद होगा। क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में जब बंगाल के लोगों ने और ख़ास तौर पे शहरी भाग के लोगों ने भी और यहाँ के लोगों ने जिन्होंने देखा, क्या उनके अंदर ये डर पैदा हुआ था? डर, मैं बताऊँ, डर उस चीज़ का जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और उसको बीजेपी बखूबी उनके बीच उसको नैरेटिव को गढ़ने में कामयाब रही। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, उनके मन में डर पैदा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इतना सुनिश्चित करना था कि वो चुनाव आयोग से कहे कि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होने दीजिए। वो जिस दिन हुआ सारा का सारा पासा पलट गया। मैं आपसे शुरुआत में ये छूट गया कि हर चीज का एक गुरुत्व केंद्र होता है। जैसे मैं आपको ऐसे धक्का करूं तो आपका पैर हमेशा दूसरा जमीन पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपका गुरुत्व केंद्र है, संतुलन बिंदु है। वो हर राष्ट्र का उसका एक सांस्कृतिक संतुलन बिंदु होता था। बंगाल में वामपंथियों, कांग्रेसियों और इन इस्लामिस्टों ने, मैं TMC को, ममता बनर्जी को मुस्लिम लीगी मानता हूँ, बड़े कटु शब्द में मैं बोलता हूँ। मेरे लिए मन में घृणा के अलावा और कुछ नहीं है ममता बनर्जी को, और सिर्फ इसलिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, मैं इसलिए कि बंगाल को उन्होंने नाश किया, बंगाल को उन्होंने नष्ट होने दिया। वो जानती थी, वो सोमनाथ चटर्जी के आसन तक जाकर के कही थी कि आप पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात कीजिए, और जब उन्होंने नहीं इसको अलाउ किया तो उन्होंने कागज के पुलिंदा फाड़ करके आसन की तरफ फेंक दिया, अपमानित किया। लेकिन जब वही बांग्लादेशी मुसलमान उनके वोट बैंक के तौर पर काम करने लगे तो उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, वो सब बांग्ला संस्कृति को, उनको ये भय भी नहीं सताया कि ये बांग्लादेशी मुसलमान भारत के अंदर रह करके। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे ममता बनर्जी की बात की जाए
तो वाकई में उन्होंने तो मतलब एक उनकी एक छवि तो हमेशा रहेगी ना, जिन्होंने लेफ्ट के 34 साल के राज को ख़त्म किया। ठीक है, एक महिला होने के नाते उन्होंने इतना बड़ा मतलब एक लड़ाई लड़ी, अकेले खुद अपने बूते पर लड़ी, अपने पार्टी को खड़ा किया, 3 टर्म्स तक उन्होंने अपनी सत्ता को भी संभाला। तो उसके लिहाज से तो आप कहेंगे कि हाँ, तारीफ के काबिल हैं वो। देखिए, मैं उस दिन तारीफ के काबिल उनको मानता था और मैं बड़ी उनका प्रशंसक था। मैं इसलिए उनको प्रशंसक था, मैं लालू प्रसाद यादव का भी बहुत बड़ा प्रशंसक था। मैं इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव से उम्मीद थी कि सामाजिक न्याय के साथ साथ अब बिहार को एक दूसरे धरातल पर, लालू चाहते तो बिहार को बहुत आगे लेकर के जा सकते थे, बिकॉज ही हैड ए बिग कम्युनिकेशन। मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल कम्युनिकेटर भारत में देखने को कम मिलेगा जो जनता से इतना नब्ज तक पहुंचता हो। लेकिन लालू ने क्या किया, आकर के बर्बाद कर दिया बिहार को। बिहार के इंडस्ट्री खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया खत्म है। नहीं, मैं उसी से जोड़ रहा हूं। ममता बनर्जी ने भी वही काम किया। जब पश्चिम बंगाल से टीएमसी जीत करके पश्चिम बंगाल में आई थी, तो लगा था कि एक स्वच्छ प्रशासन देगी, बंगाल को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाएंगी, और जो वहाँ पर जो गुंडा राज था, बूट लूटने की संस्कृति थी, हत्या की संस्कृति थी, कि आपको ध्यान होगा बार बार जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि सेन ब्रदर्स एक हुआ करते थे, जिसको सीपीएम ने, वो कांग्रेस के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने वोट कांग्रेस के लिए देते थे, कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस के नेता थे, उसको सीपीएम के लोगों ने मार करके उसके खून में चावल पकाया और उसकी जिंदा मां को अपने मरे हुए बच्चे के आगे खिलाया। ये टेररिज्म था सीपीएम का पश्चिम बंगाल में।